जय हिंद। पॉलिटी का क्लास चल रहा है, आप लोगों को बता रहे हैं पॉलिटी, हम मतलब भारतीय संविधान बता रहे हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकता चल रही है अभी, नागरिकता ही शायद चल रही है। और नागरिकता में शायद हम जो 5 से 11 बताए हैं भाग 2 का, 5 से 11 बताए हैं जो भाग 2 का। देखिए, जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो लड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिंदगी एक देखो, हम सोच रहे हैं कि अपना मोटो बना दें इसको। क्या है? जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो लड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं? सुनने में ये छोटा लग रहा होगा, सुनने में ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन सत्य बात है कि जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो, यहाँ पे कामा, जीतेगा वही जो लड़ेगा। कहीं हर जगह कहीं भी आप जाइए, कहीं भी A to Z, कहीं भी बिना लड़े आपको सफलता नहीं मिलेगी। हम देखिए, हम हर बार कहते हैं हमें भी कोई पढ़ाता है, उसे भी कोई पढ़ाया होगा, उसे भी कोई पढ़ाया होगा, किसी ने बनाया होगा। हाँ, हालांकि जो हम आज पढ़ रहे कोई तो ऐसा बनता होगा जिसने बनाया होगा, जिसने लिखा होगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा। तो जो हमें भी बताया जाता है, जो हमें बताया जाता है वो हम आपको देते हैं। हमें जो टीचर बताता है तो हम उनसे ग्रहण करते हैं। हमें जो आता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमें वो बताए हैं हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो बता दें। समझ में रखने। तो ये शायद आज से मेरा मोटो रहेगा, जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो लड़ेगा। तू तैयारी तो कर। समझ में रखने। एक और मोटो बना रहे थे, सोच रहे थे कि ये बनाए कि जिंदगी की रेस की शुरुआत तो कर। ऐसा कुछ है, मैं अभी सोचा हूं लेकिन अभी भूल गया हूं, अभी बाद में फिर बना देंगे। देखिए, नागरिकता पढ़ा रहे हैं हम, नागरिकता पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पूछेंगे कि अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में क्या है बताइए। अनुच्छेद 5 में क्या है? ये जो भाग जो 2 है। अच्छा, नागरिकता का वर्णन सबसे पहले कौन किया था? नागरिकता का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। नागरिकता का वर्णन सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले अरस्तु ने किया था। तो बताया ही है। सबसे पहले नागरिकता का जो वर्णन है वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। सब फर्स्ट टाइम जो नागरिकता का वर्णन है उसे अरस्तु ने किया था। नागरिकता ली कहां से गई है? तो ली गई है ब्रिटेन से। नागरिकता जो है कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। हमारे भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और हमारे भारत की नागरिकता है कैसी? हमारे भारत की नागरिकता है कैसी? तो एकल नागरिकता है। एकल कैसी है? अरस्तु ने इसका क्या है, पहली बार वर्णन किया था। ब्रिटेन से हमारे भारत की नागरिकता ली गई है, ग्रहण की गई है। एकल नागरिकता है यहाँ की जो है। अब एकल नागरिकता इसलिए है कि क्योंकि अमेरिका जो स्टेट है ना, अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो उन जैसे आपके यहाँ, आपके भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो हम रहते हैं यूपी में। तो
हमारी यहाँ की भी नागरिकता होगी, हम यूपी का भी नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलेगा, उसके बाद में फिर इंडिया का नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलेगा। ऐसा सिस्टम है अमेरिका में। अमेरिका में फ्लोरिडा है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, ह्यूस्टन है, ये जो भी मतलब जितने भी अलग अलग 50 राज्य हैं ना अमेरिका के जो 50 राज्य हैं ना, उनकी 50 राज्यों की अलग नागरिकता है। उसके बाद यूएसए जो है ना, यूएसए, इसमें आते हैं 50 राज्य। इसमें आते हैं कितने राज्य? 50 राज्य इसमें यूएसए में आते हैं। तो एक तो इसकी नागरिकता हो गई यूएसए की, और ये जो 50 राज्य के हैं इनकी एक नागरिकता हो गई। तो दोहरी नागरिकता हो गई कि नहीं? हो गई दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे भारत में आपको यूपी का कुछ मिलता है क्या? आपका नागरिकता जो है, आप आधार कार्ड जो आपका बना कहीं लिखा रहता है, मतलब जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी वो नाम लिखा रहेगा, लेकिन वो जो आइडेंटिटी बनती है पूरे भारत के लिए बनती है, पूरे भारत के लिए बनती है। हमारे भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है, आपको यूपी की नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। आप जब भी पूछेंगे कहाँ के नागरिक हैं, नहीं, अगर फॉर्म फिल करते होंगे तो सिटीजन आप कहाँ लिखता है, इंडिया लिखता है ना, कभी नहीं यूपी लिखता है, इतना ध्यान रखिएगा। यूपी कभी नहीं लिखा, चाहे बिहार, जो बिहार है कभी नहीं लिखेगा, समझ में आ रहा है नहीं? तो हमारे यहाँ जो है नागरिकता सिर्फ भारत की नागरिकता है। हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका वाले अगर वो टेक्सास का है तो वो कहेगा हम टेक्सास के हैं, टेक्सास के भी हैं और यूएसए के भी हैं। तो ये उसका राज्य है, फ्लोरिडा है, 50 राज्य है। कैसे 50 हो बताए? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जो है ना वहां का है, ह्यूस्टन है, समझा ना कहीं? ह्यूस्टन है, वो है फ्रांसिस्को है, समझा ना? तो ये जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों का अलग अलग वहां की नागरिकता है, समझा रखने। तो हम जो बताए हैं आपको बताए हैं कि अनुच्छेद 5 नागरिकता तो बताई दी कि एक अरे नागरिकता है, उसका वर्णन सबसे पहले अरस्तू ने किया था। ये जो भी है आपको हम बता दिए हैं। देखिए इसे ज्यादा नहीं, जल्दी देख रहे हैं ना, क्या करें, लिखना दिखता इसी से अच्छा है तो लिखना पड़ता है। ब्लैक कलर से भी दिखता है, लेकिन ब्लैक कलर से लिखे नहीं है, ध्यान नहीं दिए हैं। लिख रहे हैं ब्लैक ही कलर से लिखेंगे, क्योंकि टाइम जाता है बहुत ज्यादा ना। हम सोचते हैं कि पहले लिख ले तो बताएं, फिर कहते हैं जितना लिखेंगे उसमें समझाने भी थोड़ा आसान रहता है। अब लिख के तो हर ज्यादा तेज बोलना पड़ता है लिखने के बाद, समझा रखना। इसे तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, कुछ बोलते रहते हैं इस तरह भी। अब ऐसे है तो डायरेक्ट सिर्फ लिख ले तो अब समझाते रहिए। तो अनुच्छेद 5 क्या है? अनुच्छेद 5 हम पढ़ाए हैं ना, 5 से 11 जो भाग है ये हमारा, हम यहां पे डालते हैं नागरिकता जो है भाग 2 में आता है, और अनुच्छेद 5 से 11 आता है, समझना क्या? नागरिकता कहते किसे, नागरिक किसे कहते, इस सभी चीजों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है बताइए? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो इसके प्रारंभ में नागरिकता। तो इसमें 3 तरह की बातें की गई हैं। उसका जन्म भारत में हुआ हो, या जो नागरिकता देने की बात की गई थी उस समय, देखिए जब ये बनाया जा रहा था तो उस समय की परिस्थितियों को संभालने के लिए हमारे संवैधानिक सभा ने इसका निर्माण किया था। वर्तमान समय में हमें इससे नागरिकता नहीं मिलती है, उसके लिए हम अभी बता रहे हैं अधिनियम बनाया गया है। 1955 में एक अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम के तहत हम लोगों को क्या दी जाती है? नागरिकता दी जाती है। इसके तहत उस समय की परिस्थिति को देखते हुए इस चीजों को अपनाया गया था, और संविधान निर्माता सभा ने कहा कि अब आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी है, जब मैं बताऊंगा तो देखिएगा कैसी कैसी स्थिति रहती है। क्योंकि जिसका जन्म भारत में हुआ उस समय, चाहे जो जन्म भारत में पैदा हो जाए उसका नागरिकता मिल जाती थी। तो ऐसा सिस्टम है। तो ये जो है लिखा गया था अनुच्छेद 5 के 1 में, मतलब 5 में लिखा गया था संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
तो हमारा जो संविधान शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो इस दिन में इसमें 3 बातें कही गई थी। 3 बातें, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता या दादा दादी उसमें से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो, या वो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, यानी 1945 से भारत में रह रहा हो। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अंग्रेज भी थे जो हमारे यहाँ साथ दे रहे थे, जैसे एनी बेसेंट थी। हाँ, अब चाहता तो लॉर्ड माउंटबेटन भी ले सकता था, लेकिन वो बाद में आया है, 45 के बाद में आया है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो है, ये 1950 जो है, इसके लागू होने से 5 साल पहले जो थे वो भारत के नागरिक होंगे। समझा है नहीं? अनुच्छेद 6 क्या कहता है, 19 जुलाई 1948 के बाद जो परमिट नियम लग गया हमारा 19 जुलाई 1948, ये जो है हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो गांधी जी ने बोला था ना कि जिसको भारत में रहना वो भारत में रहे, जिसको जाना यहाँ से चला जाए। ये पता है कि नहीं? तो ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, ये दिख रहा है कि नहीं? देखिए रॉड चमक तो नहीं रहा ना। इस दिन आजाद हुआ, तो इस दिन से ही सभी लोग इधर उधर होने लगे कि नहीं? इसी दिन से इधर उधर होने लगे। इतने दिन का जो गैप था, इसके अंदर जो भी आया भारत में आया, चाहे इधर से पाकिस्तान चला गया, तो जो भारत आया उसको नागरिकता इससे पहले दी गई। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट रूल लागू हो गए। परमिट रूल, और इस परमिट रूल के तहत आपको 6 महीने भारत में रहना है, मतलब कैंप में। उस समय जब देखिए वो जो है फ्लाइंग सिख जिसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को, उनके जब पिताजी थे, चाहे वो थे, उनका जन्म तो उधर लाहौर में हुआ था ना, कराची लाहौर के साइड, उनका उस समय जन्म वहां हुआ था। ये लोग बाद में आए हैं यहाँ पर, समझा रहे? तो 1948 के बाद ये बाद में आए हैं। तो ये लोग भी देखेंगे, जब ये मूवी देखेंगे ना भाग मिल्खा भाग, तो उसमें देखिएगा कि कैंप में बैठे हैं लोग भारत की आजादी होने का। समझा रहा कि नहीं? तो वो वही नियम के लागू के तहत वो लोग बैठे थे। तो 19 जुलाई 1948 के बाद ये जो भाग है, ये अनुच्छेद 6 का भाग है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत की जो वर्तमान सीमा है उससे पाकिस्तान में गया हो और कुछ दिन बाद फिर वापस आ गया हो भारत, तो पहले तो वो भारत से गया हो, 1 मार्च 1947 को वो भारत से गया हो, लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय बाद वापस आ गया हो, कुछ समय बाद वो वापस आ गया हो, तो उसे भी 6 महीने की परमिट, 6 महीने रहना होगा। 6 महीने उसे भारत में रहना होगा, तभी उसको नागरिकता दी जाएगी। क्या होगा? तभी उसको नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि जैसे देखिए, आप कहेंगे कि सर ये तो जिसी वाले में पता चल गया था, 6 वाले में ऐसी स्थिति हो गई थी, तो 7 को बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जैसे जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के 2 राज्यों में विभाजन का मांग उठने लगा था, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना वो तो बेटन योजना प्रस्तुत किया था, वो नहीं है। मतलब जैसे उससे पहले जो ये लग गया था मुस्लिम लीग, जब ये मुस्लिम लीग बंटवारा कर रही थी कि भारत का 2 टुकड़े में होगा, पाकिस्तान और भारत में, तभी लोग सोच रहे थे अब तो भारत आजाद हो ही रहा है, अब हम पाकिस्तान राज्य बनना ही, हम उधर चले जाते हैं। तो उस चीजों को देखकर बनाया गया था। उस समय की जो मेंटालिटी थी वो उस चीज को लिखे हैं वो लोग। अब उन लोगों ने ये बताया कि संसद बाद में इस चीजों को हटाकर अपने हिसाब से जो कानून बनाना होगा उसको बनाएगी। समझना रहा कि नहीं? क्या करेगी? उसको वो बनाएगी। तो अब हमारे इतना तो हो गया ना। 7, 8 में क्या है? अनुच्छेद 7 बता दिए, 6 बता दिए, 8 में क्या है? भारत के बाहर रह रहा कोई भी व्यक्ति, भारत के बाहर रह रहा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। समझा रखने? जैसे पढ़ने के लिए आज भी जाते हैं लोग, आज भी पढ़ने के लिए जाते हैं कि नहीं, ये बताइए। पढ़ने के लिए आज भी लोग जाते हैं कि नहीं? विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, कमाने के लिए जाते हैं, उनकी भी तो नागरिकता बनी रहनी चाहिए कि नहीं? तो अनुच्छेद 8 यही कहता है कि
विदेश में भी रह रहा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, चाहे वो बच्चा जो भारत का नागरिक होगा, यदि यदि जैसे मान लीजिए एक है, ये सैफ अली खान है, करीना कपूर है, इनका जो लड़का पैदा हुआ था ब्रिटेन में पैदा हुआ था। अब ब्रिटेन में पैदा हुआ था तो ये तो भारत के नागरिक हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर वो भारत के नागरिक हैं, तो उनको नागरिकता कहाँ मिलनी चाहिए? भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं? सैफ अली खान को, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, वहां पर वो प्रेग्नेंट हुई तो वहां पर उनका बच्चा हुआ, तो अगर वहां की नागरिकता देनी चाहेंगे तो वहां की नागरिकता उसे दे देंगे 18 साल बाद। नहीं, यहाँ की नागरिकता लेना चाहेंगे तो यहाँ की ले लेगा। चाहे सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा है, वो इस समय उसका बच्चा पैदा हुआ है, तो अगर वहां पे वो रह रहा है तो अगर वो नागरिकता अगर चाहेगा कि हम नागरिकता ले लें तो भारत की नागरिकता इसके तहत ले लेगा, वो भारत का नागरिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अनुच्छेद 8 तक यही बताता है। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर आप किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी नागरिकता समाप्त, स्वतः समाप्त हो जाएगी, उसको कोई समाप्त नहीं करेगा, स्वतः वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप अमेरिका के, आपने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और 10 में क्या है? 10 में आपका जो है नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता बनी रहेगी, वो संसद उसे कोई छीनेगा नहीं जब तक आप कोई भी असंवैधानिक कार्य न करें, जो संसद में उल्लेख है उसके विरुद्ध कोई काम न करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके विरुद्ध कोई काम न करें। हम तो इसको दोहरा रहे हैं, उसको हम पढ़ाए हैं 10 में। अनुच्छेद 11 का है, अनुच्छेद 11 ये है कि नागरिकता पर एक बढ़िया सा कानून संसद बनाएगी, संसद बनाएगी और संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा, और इसी के तहत कानून बनाया गया है, अधिनियम बनाया गया है। क्या हुआ? अब देखिए 11 तक हो गया ना, तो 5 से 11 बता दिए। अब बना नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, अनुच्छेद 11 के तहत कहा गया है कि जो भारत की संसद है और संसद का गृह मंत्रालय है जो बढ़िया सा कानून बनाएगा नागरिकता पे, तो उसी के तहत इसका निर्माण किया गया ना, 1955 में गठन किया गया। और इसके तहत भारत में व्यक्तियों को 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है और 3 प्रकार से नागरिकता छीनने का अधिकार है। 3 प्रकार से नागरिकता छीनने का अधिकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 5 प्रकार की नागरिकता में जब ये 1955 में बना था ये नियम, तो 5 प्रकार की नागरिकता कौन कौन सी थी? देखिए, पहला तो था जन्म के आधार पर। पहला जो था वो था जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा था वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा था पंजीकरण, पंजीकरण। चौथा था देशीकरण, देशीकरण। पांचवा क्या था? भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। देखिए ये जो है बैठ गए तो भाई नीचे लिखा है तो बैठना पड़ेगा ना। यही जो है 5 प्रकार की नागरिकता का नियम जो है क्या हुआ? बनाया गया हम लोग के लिए। तो ये बताइए वर्तमान समय में हमें नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? इन 5 में से बताइए कि हमें किस आधार पर नागरिकता मिलती है? हमें किस बेस पे नागरिकता हमें मिलती है? हमें जन्म के बेस पे नागरिकता मिलती है, हमें जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। लेकिन हमारे जो दादाजी हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उनको किस बेस पे मिलेगी नागरिकता? वंश के आधार पर मिलेगी, क्योंकि उस समय जो नागरिकता बनाई गई थी, जो नागरिकता, जैसे मान लीजिए वंश के आधार पर उनको, उनका भी जन्म जो नियम बनाया गया तो उनका भी जन्म अगर भारत में हुआ था, जैसे हमारे जो पिताजी हैं उनको तो जन्म के आधार पर मिला था, लेकिन उनके पिताजी को, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी को वंश के आधार पर मिला है। जो इससे पहले हम पढ़ा रहे थे अनुच्छेद 5 में,
अनुच्छेद 5 में। और यहाँ पर क्या है, ये नागरिकता 1955 के बाद बनाया गया है। और 1955 के बाद जो है ये जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, भूमि अर्जन के आधार पे 5 प्रकार के मतलब नागरिकता देने का प्रावधान जो है 5 प्रकार से किया गया था। तो ये जो 5 प्रकार के नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, तो ये जो सबसे पहला प्रावधान है ना, इसमें ये सबसे पहले ये कह दिया गया था कि भारत में कोई भी व्यक्ति जिसका बच्चा पैदा भारत में हो जाए, चाहे अमेरिका, चाहे ब्रिटेन, चाहे फ्रांस, रूस, कहीं का भी, अगर वो भारत में वो बच्चा पैदा हो गया, भारत में अगर वो बच्चा पैदा हो गया, ये अमेरिका वाला नियम था। अमेरिका में ऐसा ही सिस्टम, अगर वहां पे आपका बच्चा पैदा हो गया तो वहां को उसकी नागरिकता आपको मिल जाएगी। समझ रहे कि नहीं? वहां पे नहीं कि पिता रहना चाहिए, लेकिन उस वहां पे आज भी ये नियम है, लेकिन भारत में ऐसा नियम आज नहीं, अब तो बदल गया है। इसी को बताना है आगे। ये जन्म से जो है, अब संसद देखिए नियम बनाई 1955 में कि भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई ब्रिटेन की महिला आई ताजमहल देखने प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा हो गया तो वो भारत का नागरिक है। अब जिसका मिसयूज करने लगे सब पाकिस्तानी आतंकवादी, मिसयूज कैसे करने लगे? मिसयूज इस आधार पे करने लगे कि ये जो है ये कह रहा है कि जन्म के आधार पर, क्या है, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। तो अब क्या है कि पाकिस्तानी जो है, अब उनकी औरतें जो होती हैं, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, जो उनके शरीयत कानून में ये लिखा गया है कि आपके पास 4 बीबी हो सकती है, तो ये लिखा गया है ना 4 बीबी। अब इमरान खान जो फिलहाल में है, प्रधानमंत्री है ना, वो उनके पास 3 बीबी है। सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो फॉर्मर क्रिकेटर है, उनके पास 3 औरतें हैं, तो वहां पे जो आतंकवादी है उनके पास 10-15 नहीं हो सकती हैं, नहीं पैसे को खरीद नहीं सकते हैं। तो क्या करते थे सब, कश्मीर में लाके छोड़ देते थे प्रेग्नेंट करके उनको। अब भारत में बच्चा पैदा हुआ तो भारत की नागरिकता, जैसे कश्मीर की नागरिकता का सिस्टम था कि नहीं कि वहां पे कश्मीर का जो बच्चा पैदा हुआ वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत कश्मीर के अलावा अगर कोई भी किसी भी राज्य का बच्चा अगर भारत में पैदा हुआ तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन वो कश्मीर का नागरिक नहीं होगा। ऐसा नियम था कि नहीं? लेकिन अब तो नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 ऐसा नहीं है। अब तो भारत का जो नागरिक है वो कश्मीर का भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, और पाकिस्तान से सब कुछ हटा ही दिया गया है। तो इसमें जो है जन्म के आधार पर क्या है, नागरिकता जो है बनाई गई। और ये जो जन्म के आधार पर नागरिकता बनाई गई, जो जन्म के आधार पर नागरिकता बनाई गई थी, ये मतलब कोई भी जन्म लेगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा, कोई भी। अब जो मिसयूज करने लगे सर, तो उसको देखते हुए, मतलब जैसे देखिए जन्म के आधार पर मतलब कोई भी, मतलब, और उसके पिता जो हैं भारत के नागरिक होने चाहिए, माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, ऐसा सिस्टम रहता है। लेकिन ऐसा सिस्टम इसमें नहीं था, ऐसा सिस्टम नहीं था। क्या है, ऐसा सिस्टम नहीं था। जैसे क्या हुआ कि जैसे अब जब पहली बार नियम बना था तो पता नहीं क्या संसद सोच के बनाई थी। अब तो संसद जो सोची थी वो सोच कर बनाई थी, मतलब उसको ये लगा था कि अमेरिका के नियम का पालन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो 1986 में फिर इसमें संशोधन किया गया। 1986 में इसमें क्या हुआ, संशोधन किया गया। और संशोधन करके ये किया गया कि उस व्यक्ति का जन्म जो है भारत में होना चाहिए, उस व्यक्ति का जन्म भारत में होना चाहिए, और वो जो व्यक्ति है उसके माता या पिता में से कोई एक, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। सुनना है नहीं? अब बताइए 1986 में भारत का नागरिक होना चाहिए, माता या पिता में से चाहे जो होना चाहिए। अब फिर इस पे हुआ बवाल। अब क्या हो रहा था, जैसे पाकिस्तानी कोई है, अब जैसे जम्मू कश्मीर में आ जाते थे सब पढ़ने के लिए, यहाँ आ जाते थे सब, तो यहाँ पे लड़कियों के साथ वो मतलब अपना संबंध बना के उनको प्रेम करके फिर यहाँ पे वो बच्चा पैदा करते थे। तो उनका फिर यही सिस्टम चलता था। फिर संशोधन कर दी, फिर संसद को क्या करना पड़ा, संशोधन कर। अरे ये सब बहुत हरामी होते हैं पाकिस्तान वाले। उनको गाली देना बहुत बेकार बात नहीं है, गाली देना बहुत अच्छी बात है इन सबों को। जितना गाली दीजिए उतना कम है, समझ रहा है नहीं? इनको जितना गाली दीजिए उतना
कम है। समझ में आया कि नहीं? तो 1986 में नियम बना कि ये जो है उसमें से माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब जैसे कोई लड़की है यहाँ की नागरिक है, पाकिस्तान वाला कोई आ गया, अब उसके साथ तो संबंध बना ली। कश्मीर में तो ज्यादा होता था ऐसा, कश्मीर में ही ज्यादा होता था। तो अब फिर हुआ कि अब तो ऐसा दिक्कत कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? नहीं, मान लीजिए वहां से कोई महिला ही आ गई। अब जानते हैं हम भारत के पुरुष कैसे हैं, सब भूखे रहते हैं, कहीं कोई मिले, इतने अवश्य के भूखे हैं, कोई मिल जाए। भाई देखिए जैसे क्या है कि इंसान एक उम्र के बाद, मतलब जैसे एक ऐसी उम्र है कि मतलब खुद को रोकना, मतलब एक इंसान के पास कैपेसिटी होती है कि मतलब रोकना बहुत बड़ी कैपेसिटी है, खुद को रोकना। क्योंकि ऐसी चीज, उत्तेजना ऐसी चीज होती है, बहुत उत्तेजना पैदा होती है सबको। क्या हमको नहीं पता? सबको पैदा होती है, ऐसी बात नहीं है। कोई रोक लेता, कोई नहीं रोक पाता है अपने आप को। तो 1986 में जब ये नियम बना था भारत का नागरिक का, सबसे पहले तो 1955 में बना, और उसमें पहली बार संशोधन करके क्या किया गया, पहली बार संशोधन करके वो वहां पर ये जो है वैलिड कर दिया गया कि उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये वैलिड कर दिया गया। समझा है कि नहीं? वैलिड ये कर दिया गया। अब फिर पगड़ाए सब कि ये तो बड़ा बवाल कर रहा है, पाकिस्तान वाला जब हो रहा है तब घुस जा रहा है। तो क्या किया, फिर 2003 में संशोधन किए। 2003 में संशोधन किए। 2003 में संशोधन किए। अब 2003 में संशोधन करने के बाद फिर क्या हुआ ये कि उसके माता या पिता में से कोई एक जो है, उसके माता या पिता में से कोई एक जो है वो भारत का होना चाहिए, और जो दूसरा है उसका वैलिड डॉक्यूमेंट भारत का होना चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो भारत का होना चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट ये नहीं कि अब जैसे वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ के जो है आए हैं तो आपके पास पूरा प्रमाण है, आपके पास पूरा प्रमाण है। ये नहीं कि आपका कोई कैसे आया, सिर्फ ये महिला है यहाँ की, अब उसके पति के बारे में पता नहीं है। अब महिला है या माता है चाहे पिता है, उसमें तो कोई भी था ना, माता या पिता है, भारत की महिला है वो, तो अपने आप को दिखा देगी कि हम इनके लड़के हैं या इनकी लड़की है, हम इनकी लड़की हैं। ये पिता किसको दिखाएगी? आप तो एक ही रखे हैं, चाहे आप माता को बताइए चाहे पिता को बताइए, या तो आपके पिता वंश के यहाँ के। अब जैसे मान लीजिए कोई विदेश की महिला है, विदेश की कोई महिला है, भारत का पुरुष है, तो अब वो जो है वो तो बता देगा कि ये मेरी महिला है, ये मेरी पत्नी है। लेकिन ये जो पत्नियां है किसको बताएगी? जो मतलब गैर तरीके से वो संबंध बनाई है, तो कैसे बताएगी वो? समझा ना कि नहीं? तो उसमें फिर इसको वैलिड किया गया कि नहीं, वैलिड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि नहीं ये जो पिता है ये वही है, उसके ही पिता है, ये वैलिड होना चाहिए। तो ये जो नियम है ये 2003 में किया गया। ये जो है वैलिड, एक यहाँ का नागरिक होना चाहिए, एक जो दूसरा है वो वैलिड होना चाहिए। समझा रहा है कि नहीं? ना कि कहीं से आई नॉर्मली तरीके से यहाँ आपका बच्चा हो गया, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर। समझा रहा है कि नहीं? तो जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिली, ये इस तरह मिलती है। और हम लोगों को नागरिकता किस पे मिलती है? जन्म के आधार पर मिली है। हम जब यहाँ पे पैदा हो जाते हैं, आप देखते होंगे कोई भी बच्चा अगर हॉस्पिटल में पैदा होता है, कोई भी बच्चा आप देखते होंगे पैदा होता है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं? उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं? तो क्यों बनता है? कभी देखते हैं कि डायनेस्टी के आधार पर बनता है, वंश के आधार पर देखते हैं कभी बनता है? कैसे बनता है? जन्म के आधार पर। क्या होता है? जन्म के आधार पर बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है हम लोगों को जो नागरिकता मिलती है वो जन्म के आधार पर मिलती है। समझा कि नहीं? और सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो नागरिकता का अधिनियम बनाया गया था उसमें 5 प्रकार की नागरिकता का जो है देने की बात की गई थी, और उसमें जो पहला था जन्म के आधार पर नागरिकता, वो जो नागरिकता दी गई थी उसमें जो सन 1955 में जो सबसे पहले संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था। सबसे पहला संशोधन 1986 में हुआ था, और इसमें यह कहा गया था कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और फिर इसका दोबारा संशोधन किया गया 2003 में, और एक आ गया माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, और जो दूसरा उसका वैलिड डॉक्यूमेंट भारत का रहना चाहिए। समझा है नहीं? ये जन्म के आधार पर है। समझा गया ना? अब देखिए ये जो है ये वंश के आधार पर, इसमें यह कहा गया था जो वंश के आधार पर है
जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई महिला है, उसका पूर्व मतलब संबंध बन गया है विदेशी महिला से, तो इसमें जो कहा गया था, अच्छा यहीं पे भारत की जो महिला है, भारत की जो महिला है उसको ये कहा गया था कि अगर आपके बच्चे को नागरिकता जो दी जा रही है वो यहाँ के पिता के आधार पर दी जाएगी। ये 1955 में बना था, 1955 में ये नियम बना था कि नहीं, जो वंश के आधार पर जिसको नागरिकता मिलेगी उसका जो है वो उसकी जो मान्यता होगी उसका पिता के आधार पर मान्यता होगी, कि मतलब उसके पिता जो है भारत के नागरिक हैं। इसमें क्या है, माता पिता में से चाहे जो कोई भी हो, माता पिता में से चाहे जो कोई भी हो, समझा रहे नहीं। और इसमें अब फिर 2003 में ये वैलिड कर दिया गया कि 1986 में माता या पिता भारत का नागरिक हो, और 2003 में ये कर दिया गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उसके बाद वैलिड प्रूफ हो। लेकिन इसमें क्या किया गया, वंश के आधार पर जो किया गया था, वंश के आधार पर यह किया गया था कि जो पिता है, पिता के आधार पे उस पुत्र को नागरिकता मिलेगी, न कि माता के आधार पे, न कि माता के आधार पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे भारत की कोई महिला है, भारत जैसे विदेश से कोई महिला आ गई, अब यहाँ पे है वो, तो उसको जो मिलेगा नागरिकता, उसको जो नागरिकता मिलेगी उसके बच्चे को, वो पिता के आधार में मिलेगी। तो फिर क्या हुआ, अब महिलाओं को ध्यान आया 1992 में। सोचिए, अब महिलाएं पीछे थोड़ी रहेंगी इनको जो ध्यान आया ये इनको 1992 में याद आया, क्यों ससुरा। ये देखिए, हम 9 महीने लेकर ढोते हम हैं, पिता का अधिकार इनको बनने का दे दिया है। करते क्या है ये, करते क्या है ये, इनके आधार पे क्यों दिया जाएगा। हम 9 महीने को, एक्चुअली जो माँ है वही तो 9 महीने ढोती है ना, जो दर्द सहती है, बच्चा पैदा होते समय कितना दर्द होता है, 206 हड्डियों के टूटने के बराबर उतना दर्द होता है, वो जो सहती है तो माता ही सहती है ना, कि ससुर सहते हैं, कि सहते हैं। इनका तो जो काम करना था वो कर चुके हैं, ये जो इनको करना था कर चुके हैं। दर्द तो उस औरत को है ना। तो फिर संशोधन किया गया और महिलाओं ने केस किया कि नहीं, ये जो नागरिकता दी जा रही है वो माता के आधार पर भी होनी चाहिए। तो 1992 में संशोधन किया गया, 1992 में संशोधन किया गया, और संशोधन करके ये किया गया कि नहीं, अब माता, पिता और माता दोनों के आधार पर आपको वंश की नागरिकता मिल सकती है। चाहे माता हो, जैसे सानिया मिर्जा है, उसकी लड़की पैदा हुई है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी कि नहीं, इससे वंश के आधार पर। अब जन्म तो उसका भारत में हुआ नहीं, उसका जो जन्म है भारत में तो हुआ नहीं, लेकिन ये वंश के आधार मिलेगा कि नहीं उसको, क्योंकि वो महिला यही की है। वो महिला क्या है, ये जो है ना मार्कर इसमें ज्यादा फील हो जाता है, देखिए चलने लगता है, कल चल ही नहीं रहा था आज। तो वो जो सानिया मिर्जा का जो लड़का है वो जो पैदा होगा तो पाकिस्तान में पैदा होगा, लेकिन उसको वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है कि नहीं, ये बताइए। क्योंकि यहाँ पे माता या पिता में से कोई भी, सबसे पहले तो पिता के आधार पर वंश के आधार पर था, लेकिन फिर बाद में फिर संशोधन करके ये बनाया गया कि नहीं, चाहे माता हो चाहे पिता हो, दोनों के आधार पे, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो उसके लड़कवा को मिलेगा कि नहीं, सानिया मिर्जा के लड़का है, शायद लड़की एक लड़का है नहीं पता है, लेकिन लड़का है, लड़का ही है। और प्रियंका एक चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा जी हैं, अब अमेरिका में रहती है ग्रीन कार्ड से। तो वो जो ग्रीन कार्ड से अमेरिका में रहे, तो वहां पर उनका बच्चा पैदा हुआ और उनको ये लगा, हालांकि वो तो अपने बच्चों की भारतीय नागरिकता दिलवाएगी नहीं, हम तो लिख के देते थे साइन कर दें, भारत की नागरिकता दिलवा दो तो हम जाने, नहीं दिलवाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं, राष्ट्रपति बनाएगी ना वो, भारत वहां का राष्ट्रपति बनाएगी, उसको तो यहाँ कोई मिल नहीं रहा था। तो ये जो पिता के आधार पे है, तो इसको हटाकर क्या किया गया, माता पिता दोनों कर दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, माता पिता दोनों कर दिया गया। तो जो विदेशों की जो लड़कियां शादी कर ले रही हैं विदेशों में, अच्छा हमारे जैसे ये थे शिखर धवन जी थे, ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, फिलहाल तो अब तलाक हो गया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया से लाए थे उसको, तो उससे जो बच्चा पैदा होता उसको नागरिकता पिता के आधार पर मिल जाती कि नहीं। अब उसको जो औरत है उसको तो पंजीकरण के आधार पर रहता, 7 साल रहती तो मिलता। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है पिता के आधार पर 1992 में और माता के आधार पे दोनों कर दिया। 1992 इसमें संशोधन किया गया, वंश वाले में 1992 में किया गया था। समझ रहा है कि नहीं। हाँ, इतने विस्तार से बता रहे, अगर अब नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा हमको, आप बताइए।
अगर अब नहीं समझ में आ रहा होगा तो कैसे समझ में आएगा, इतना खोल के बताने के बाद सब कुछ। सबसे पहले जो वंश था वो वंश में आपको नागरिकता मिलेगी पिता के आधार पर, लेकिन 1992 में फिर केस हुआ और ये कहा गया कि पिता क्या करता है, पिता तो सिर्फ एक ही 2 दिन जो रहता है, उसके बाद तो फिर माता को दर्द सहना पड़ता है। तो उस आधार पर माता को, मतलब माता के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाने की, वंश के आधार पर दी जाने की व्यवस्था की गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए पंजीकरण के आधार पर, जैसे अब मान लीजिए कि आप भारत में आ गए, थोड़ा सा अपना वीडियो देखने चल रहा है, कल जियोग्राफी में पढ़ा रहे थे जियोग्राफी, और हम 1.5 घंटा तक बोले थे। अब पता नहीं कब मेरा ससुरा 22-23 मिनट में वीडियो बन के रुक गया था। हम जाके 1.5 घंटे बाद देख रहे हैं, सांस फूलने लगा मेरी सांसें रुकी। रे बाप रे बाप, बताइए 1.5 घंटे लगातार बोला हूँ और उसके बाद ऐसा स्थिति हो गया तो फिर दोबारा बनाए, फिर तो क्या करें। आप उस वाले पहले वाले में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे, दूसरे वाले में फिर जैसे वो जो बनता है उस समय का जो लिरिक्स बनी रहती है उस पर जो दिया जाता है भाषण वो अलग होता है। उस समय दिमाग में क्या आया था क्या नहीं आया था, ये सब समस्या रहती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो गड़बड़ हो गया। देख लेते हैं थोड़ा। सही है, तो वंश के आधार पर हो गया। अब देखिए पंजीकरण के आधार पर, किस पे? पंजीकरण के आधार पर। जैसे मान लीजिए कोई विदेश का नागरिक है, विदेश का नागरिक है, भारत में कमाने आ गया, कोई वहां का सीईओ बन गया, यहाँ पर अब कमाने आ गया, तो उसको बहुत अच्छा लग गया। उसको क्या हुआ? बहुत अच्छा लग गया। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति भारत की अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसको अच्छा लगा, चाहे अच्छा नागरिकता कब आपके देश की लेना चाहेगा? क्या अमेरिका वाला व्यक्ति कोई यहाँ भारत में नागरिकता लेना चाहेगा जल्दी? इतने भ्रष्टाचार वाले समय में कोई नागरिकता नहीं लेना चाहे जल्दी। नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि निक जोनस ले नागरिकता है कि निक जोनस, हम तो अच्छे लोगों को नागरिकता दे दें यहाँ से, पंजीकरण के दबाव 7 साल रहो। समझा रहे? आओ 7 साल रहो, दे देते हैं तुमको नागरिकता। तो ये जो है पंजीकरण के आधार पर। अब विदेश से आए हैं तो कहा कितना दिन तक रहेंगे? 7 साल तक क्या है भारत में रहेंगे। और ये भी फिक्स नहीं है, अब पाकिस्तान से आए हैं, अब 7 साल रहने का क्या मतलब है? सिर्फ पाकिस्तान से आए हैं, अब 7 साल तक तो आप गली गली खोजेंगे, कहाँ बंदूक मारना है, आतंकवादी आ गए पाकिस्तान से, तो हो सकता है कि नहीं? अरे एक आतंकवादी हम पढ़ रहे हैं 4 साल से, हम 4 साल से पढ़ रहे हैं, हाँ, तो हम जो 4 साल से पढ़ रहे हैं तो 3 साल में बचा है जी। 3 साल में हम जहां पे पढ़ रहे हैं वहां की पूरी गली जानते हैं, क्या पर कैसा स्थिति है, कहाँ पे कौन सी गली से भागते हैं, कहाँ से निकलते हैं, हम पूरी जानते हैं। तो वो जो आएगा ससुरा, वो 4 साल रह चुका है तो 3 साल और रहेगा तो उन्हें जानकारी ले लेगा। और हम तो सिर्फ एक जगह स्थिर रह के पढ़ते तो इतना जानते हैं, वो तो पूरा सिर्फ घूमेगा, गली घूमेगा, कौन गली से भागेंगे, कहाँ से भागेंगे, वो सब खोजेंगे सब। उस आधार पे वो आपका जो गवर्नमेंट है वो आपका रिकॉर्ड चेक करेगी, हमारे जो संसद के गृह मंत्रालय रिकॉर्ड चेक करेगा कि आपको नागरिकता दी जानी चाहिए नहीं। तो उसमें कोई है, अब गृह मंत्रालय में अब बैठा है कोई, जैसे मान लीजिए अब उसके पति जो सानिया मिर्जा के जो पति हैं, और उसको नागरिकता लेना है तो किस पे मिलेगी? इसी पे लेना। 7 साल रहेंगे तब यहाँ नागरिकता लेंगे, अब तो रहा नहीं यहाँ पे, तो 7 साल रहेंगे तो अब नागरिकता का जो नियम बन के जाएगा गृह मंत्रालय में, तो मोटे भाई बैठा रहेगा। अरे मोटा भाई उसको बोलते हैं अमित शाह को अमित शाह मोटा भाई गृह मंत्री हमारा है भारत का। तो वो जो है बैठा रहेगा तो कहेगा कि अरे शोएब मलिक है, निक जोनस है भी तो शोएब मलिक को लेकर चल रहे हैं। तो 7 साल रह चुका है भारत में और 7 साल कंटिन्यू रहना है, कहीं भागना नहीं है आपको। 7 साल, हाँ 2-4 दिन के लिए जा सकते हैं, 2-4-10 दिन के लिए जा सकते हैं, लेकिन 6 महीना 3 महीना 1-1.5 महीना 2 महीना के लिए नहीं, 2-4 दिन के 10 दिन के लिए जा सकते हैं। अब नहीं कि आप आए 1 साल आए फिर चले गए, फिर 1 साल आए फिर चले गए, फिर 1 साल आए फिर चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको 7 साल कंटिन्यू भारत में रहना होगा, उसके बाद आपको नागरिकता दी जाएगी। तो हमारे यहाँ जो नागरिकता है, अगर कोई शादी करके लाता है, अभी बीच में आपने देखा होगा कि क्रिकेट में किसी को प्रपोज किया था एक लड़के को, हमें वो देखिए क्रिकेट का याद नहीं है, लेकिन हम वो उस समय वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उस लड़की को उसने प्रपोज किया था लड़के ने।
तो ऑस्ट्रेलिया की लड़की शायद ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की हमको याद नहीं, लेकिन इतना अगर हम आपको बता रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो कहाँ की लड़की थी। हमें नहीं पता लेकिन आपको जरूर पता होगा। तो उसको जो प्रपोज किया था तो उसको जो नागरिकता मिलेगी, अभी तो फिलहाल की बात है, जो एज 1.5-2 साल की बात है, तो अभी 5 साल अगर यहाँ पे आई होगी, अगर वहां पे नहीं रह रही होगी और यहाँ पे आई होगी तो उसको जो नागरिकता दी जाएगी, 5 साल और रहेगी, 6 साल और रहेगी, तो उसको नागरिकता इसी आधार पे दे दी जाएगी। समझा रहा है कि नहीं? इसी आधार पर उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो जो है जो शोएब मलिक है इसका जाएगा, हम मोटे में बैठे हैं तो कोई क्या करे, शोएब मलिक आओ आओ तुमको नागरिकता देते हैं, तब तक कोई कहते करे पाकिस्तान से है, फाड़ देगा, करे पाकिस्तान को नागरिकता, ना ना पाकिस्तान को नागरिकता नहीं देंगे। हमें नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन हम मजाक में बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय दे देता है इसे, लेकिन रिकॉर्ड चेक करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। समझा रहे नहीं? आप देखिए अपने भारत की कोई स्थिति देख कर ही तो कोई आपको देगा ना, कि अपने मन का जो उठेगा तब दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो 7 साल आपको रहना है, 7 साल के बाद ही आपको नागरिकता दी जाएगी, अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो। इसी में ना एनआरसी और आरसी वाला विवाद भी 2014 से पहले जो 2019 में लागू हुआ था, एनआरसी जो लागू हुई तो क्यों 7 साल पहले किया गया था। तो अब एनआरसी भी पढ़ाना है आपको, अभी तो हमको एनआरसी भी पढ़ाना है, सब कुछ बताना भाई, सब कुछ बताएंगे। देखिए इसी को पढ़ाने में टाइम चला जाता है कि अभी तो एनआरआई बताना है, पीआईओ बताना है, ओसीआई बताना है, सब कुछ बताना है जी। तो ये जो है, ये जो देसी, अब ये पंजीकरण के आधार पर हो गया है। अब देशीकरण के आधार पर, देशीकरण का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है अब भारत में आके रह रहा है, तो भारत में उसको भाषा का अच्छा ज्ञान हो, विज्ञान भारत जानता हो, भारत के बारे में, वो संगीत पता हो उसको, 22 भाषाओं में से किसी भी वैज्ञानिक हो, यही विज्ञान को ही वैज्ञानिक कहते हैं, हम दोबारा लिख दिए हैं, समझा रहे? भाषा जानता हो, वैज्ञानिक हो, संगीतज्ञ हो, तो संगीत आती हो उसको अच्छी, सुनना रहे? तो वो जो इनके इन सभी के आधार पर, मतलब देशीकरण इसी के आधार पर होता है। तो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के गायक है अदनान सानी। अच्छा ये जो है नूरा फतेही है, जैकलिन फर्नांडीज है, इनको नागरिकता किस आधार पर देगी? देशीकरण के आधार पर। कहा था उसको संगीत क्या करती है, नाचती है, नचनिया है, उसको इस वजह से नागरिकता दे दी जाएगी। समझना रहे नहीं? क्या है, नचनिया है, उसको इस आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अदनान सानी जो है वो गाते हैं, अच्छे गाते हैं, उनको भाषा के आधार पे। तो भाई अब 10 साल और क्या है, 10 साल तक इसमें भारत में रहना है। अगर इस आधार पर प्राप्त करेंगे तो आपको 10 साल तक भारत में रहना है, और 10 साल तक आप कोई भी भारत का विरोधी कार्य नहीं, भारत के बारे में कोई विरोधी बात नहीं बोलना है आपको। अगर कोई विरोधी बात बोल देगा तो फिर आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अदनान सानी आज तक तो भी कोई नहीं बोले हैं। अदनान सानी जी अच्छे गायकार हैं, उनको अच्छा गाना भी आता है अदनान सानी जी को। तो उस आधार पे क्या है, नागरिकता आपको दे दी जाएगी। इसी को कहते हैं देशीकरण। देशीकरण आपको यहाँ की भाषा का ज्ञान हो, वैज्ञानिक हो, आप संगीत अच्छा पता हो, अब 10 साल से यहाँ पे रह रहे हो, तो आपको देशीकरण के आधार पे नागरिकता दे दी जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? देशीकरण का यही मतलब होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में आगे आएगा, तो राज्यसभा में 12 लोगों का क्या होता है, चयन किया जाता है, 12 लोगों का चयन किया जाता है। तो इसी आधार पे भाषा, विज्ञान, संगीत, कला, शिक्षा, इन सबों के क्षेत्र में अगर आप हैं तो उसी में से आपको चुना जाता है। समाज सेवा जो है उसमें से उन 12 को चुना जाता है, तो इसी आधार पे इसमें भी चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 साल रहना जरूरी है, आपको भारत में 10 साल रहना जरूरी है। समझे? अब क्या है पांचवा, भूमि अर्जन। पांचवा क्या है, भूमि अर्जन के आधार पर। अब जैसे क्या है, अब कोई भी व्यक्ति है जो विदेश का, वो आके 1 बीघा खरीद लेगा जमीन, वो नहीं है ये मामला। भूमि अर्जन का ये मामला नहीं है कि हम खरीद ले तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। आप भले खरीद ले नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आपको पंजीकरण करा के 7 साल रहना पड़ेगा। पंजीकरण कराकर 7 साल रहना पड़ेगा। तब यहाँ पे देख रहे हैं औरत शादी करके आ रही है, चाहे उसका पति, लड़की का, यहाँ का जो लड़की है उसकी पति जो आएगा वो 7 साल रहेगा, तो आपका भूमि खरीद करके 1 बीघा खरीद कर आपके नागरिकता मिल जाएगी आपको तुरंत। ये भूमि अर्जन दूसरा है। जैसे भारत जो है पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान को जीत लिया, तो वो भूमि अर्जन है, उसको भूमि अर्जन बोलेंगे। और सिक्किम जो है,
सिक्किम में जो नागरिकता दी गई थी 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम हमारे भारत का संपूर्ण राज्य बना। सिक्किम भारत का संपूर्ण राज्य बना कि नहीं? तो जो है भूमि अर्जन के आधार पर उसको नागरिकता, उन वहां के व्यक्तियों को नागरिकता दी गई थी। समझ में? इसमें डेट नहीं है, उसमें तो तुरंत दे दिया जाता है, वहां पे देखो के, समझा है? तो भूमि अर्जन के आधार पर सिक्किम को भी आप देखिए उदाहरण है कि उसको नागरिकता दी गई है। समझ में आया कि नहीं? देखिए फिर से दोहरा देते हैं। ये जो नागरिकता है, नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में बना। उससे पहले जो नागरिकता का नियम बना था वो नियम अब नहीं चलता है। जो 5, 6, 7 है वो नागरिकता का नियम अब नहीं चलता। 8 चलता है क्योंकि विदेश में रहता तो उसको नागरिकता चाहिए। 9 है अगर आप किसी देश की लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त होगी, वो रहेगा ही रहेगा। जो 10 है आपका नागरिकता कानून, नागरिकता आपकी बनी रहेगी, आपकी नागरिकता कोई छीनेगा नहीं। 11 में क्या है? नागरिकता संसद बनाएगी कानून नागरिकता पे, एक अच्छा सा कानून। तो जो नागरिकता अधिनियम है सबसे पहले संसद ने क्या किया? ये बनाया था, ये संशोधन नहीं है, ये संशोधन नहीं है, संशोधन है 1986। इस नागरिकता अधिनियम में संशोधित करके 1986 किया गया और ये बताया गया कि भारत में माता पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए भारत का। समझा कि नहीं? और फिर दूसरे 2003 में संशोधन करके ये बताया गया कि नहीं, भारत में अगर व्यक्ति है तो उसमें से जो कोई एक है, चाहे माता या पिता हो, वो यहाँ का नागरिक हो, और दूसरा जो व्यक्ति हो वैलिड प्रूफ हो उसके पास कि वो भी भारत में ही इतने दिनों से रह रहा है, यहाँ की मतलब यहीं पर रहेगा, चाहे जो भी मतलब उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भारत का होना चाहिए। समझा कि नहीं? इनवैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहना चाहिए। और वंश के आधार पे क्या है? सबसे पहले इसमें जो वंश के आधार पे नागरिकता दी जाती थी वो पिता के आधार पे दी जाती थी, माता के आधार पे नहीं दी जाती थी। जैसे कोई मान लीजिए विदेशी लड़का यहाँ की लड़की से शादी कर लेता है तो यहाँ पे जो लड़का उसका पैदा होगा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो वहां की नागरिकता दी जाएगी, वो जहां से लेगा उसको ले लेगा। लेकिन अगर लड़का कोई यहाँ का है, जैसे शिखर धवन थे, उनका भी लड़का उस लड़की से पैदा होता है जिससे उनका फिलहाल तलाक हो गया है, तो वो जो लड़की है उससे जो मिलता है उसको, तो उनके लड़के को नागरिकता मिल जाती है। तो लेकिन इसको संशोधन करके 1952 में फिर माता पिता दोनों को वैलिड, मतलब दोनों को वैलिड किया गया कि नहीं, वंश में जो है माता पिता दोनों को मिला जाएगा। पंजीकरण में 7 साल रहना है, देशीकरण में आपको इतना भाषा विज्ञान संगीत वैज्ञानिक कला और 10 साल रहना चाहिए। भूमि अर्जन के आधार पर 16 मई 1975 को सिक्किम को किया गया था, भूमि अर्जन हो गया। समझे नहीं? तो ये जो है 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है हमारे यहाँ। इतने तरीके से आपको नागरिकता भारत में दी जाएगी, आपको भारत में आपको इतने तरीके से नागरिकता दी जाएगी। समझा रहा कि नहीं? 5 प्रकार से आपको नागरिकता भारत में दी जाएगी। समझा कि नहीं? अब जब 5 प्रकार की दी जाएगी तो छीनने की भी तो बताया हूं, तो वो भी तो बता दूं। इस समूह को लिखते जाइए। अब हम पीडीएफ डाल नहीं पा रहे हैं जी, हमको उसमें ज्यादा जानकारी है नहीं यूट्यूब से। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं कितना टाइम ले रहा है। ये सब ठंडा का समय है ना, ले देने के बाद थोड़ा सा सूख जाता है ये, तुरंत बताने में भी सूखता तुरंत। हड्डियां चट चट बोल दे रहे हैं ठंडे में, लेकिन ये छूट नहीं रहा है। समझ रहा है कि नहीं? कितना मतलब वृद्ध आदमी है। देखिए जो 3 प्रकार से छोड़ने की नागरिकता है, ये सबसे पहला है त्याग। ये 1955 के तहत ये बनाया गया था, त्याग ना। दूसरा जो है पर्यावसन, और तीसरा जो है वंचित। ये तीसरा, ये तीनों 1955 के आधार पर ये बनाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से भारत की नागरिकता चली जाएगी? तो 3 प्रकार से चली जाएगी। तो त्याग में क्या है? जैसे मान लीजिए आप कहीं चले गए हैं,
कहीं जा रहे हैं और भारत सरकार से कह देंगे कि हम भारत की नागरिकता नहीं लेते हैं, हम विदेश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, त्याग के आधार पर बता के चले गए, त्याग पत्र देंगे भारत सरकार को, उसके बाद आप वहां की नागरिकता ग्रहण करेंगे। समझा रहे, आप त्याग पत्र देंगे और वहां की नागरिकता ग्रहण करेंगे जहां कभी आपको ग्रहण करना है। और पर्यावसान के आधार पर मतलब आप कहीं गए हैं और यहाँ से वहां पे जाके बस गए, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जाके बस गए, आप अमेरिका में जाके बस गए, तो उस आधार पे उसको पर्यावसान कहा जाता है कि मतलब वो वहां पे जाके बस गए और वहां पे रहने लगे, तो उनको वो अपने जो नागरिकता है वो अपना उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो उसको तब भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। पर्यावसान के आधार मतलब खुद जाके यहाँ से पर्यावासित होकर, नहीं को पता कि ये जो है पर्यावासित है, मतलब कहीं दूसरे जगह से आए हैं। कहा, कहीं दूसरे जगह से नहीं पता कि जैसे कोई व्यक्ति है कहीं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, चले गए महाराष्ट्र में, नहीं कोई कहता ये पर्यावासित है, चाहे बिहार चले जाइए चाहे झारखंड चले जाइए, नहीं कहता लोग पर्यावासित है। उसी तरह है कि मतलब आप चले जाएंगे भारत से अमेरिका, तो वहां की नागरिकता ले लेंगे तो ये क्या है, पर्यावासित हो जाएगा। और वंचित क्या है, वंचित मतलब भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी, वंचित कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, पागल हो गए हैं और किसी को भी मार दे रहे हैं, गोली वोली जो भी करना है, तो आपकी क्या नागरिकता छीन ले जाएगी। क्या हुआ, छीन ले जाएगी। जैसे मान लीजिए अब भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुआ और आप भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे आप बीच में देखे थे ना, उसको कन्हैया कुमार को कहा था भारत तेरे टुकड़े हो गए, अब कहा था कि नहीं कहा था ये मुझे नहीं पता है। देखिए वो भी बंदा, हम उसका भाषण सुने हैं, बहुत अच्छा भाषण देता है। अब किस बेस पे आके उतना अच्छा भाषण देता है, अब हम क्या बताएं उसके बारे में, लेकिन हम भी उसका भाषण सुनते हैं तो हम हमारे तरीके से सही लगता है। अब वो जो मैटर है उसका, यूनिवर्सिटी वाला, जेएनयू वाला, उसने कहा था कि नहीं कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो तो आज बंदा कहता है कि नहीं हम भारत तेरे टुकड़े नहीं होने की बात कहते, हम बीजेपी तेरे टुकड़े करेंगे, हम ऐसी बात कहे थे। अब भाई अब जो भी मामला रहा वो वहां का वीडियो रिकॉर्ड जो हुआ, अब कितने बार सुनने की कोशिश किया लेकिन ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया है। तो अगर मान लीजिए आप ऐसा विरोध में करेंगे तो भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी। क्या करेगी, भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी। समझा रहा है कि नहीं, इतना समझा गया समझा है कि नहीं। तो ये जो है नागरिकता अधिनियम था। अब पढ़ेंगे एनआरआई। क्या करेंगे, एनआरआई। कितने प्रकार से त्यागेंगे, 3 प्रकार से त्यागेंगे। आप पाएंगे कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, 5 प्रकार से पाएंगे। एनआरआई एनआरआई कहते किसे हैं। देखिए भारत का, जैसे आप कहीं विदेश गए हैं 2-4-10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, तो उसे आप एनआरआई नहीं कहते हैं। वो आप घूमने के लिए गए हैं, वो आप वीजा के आधार पर गए हैं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, मतलब वो उसको एनआरआई नहीं कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है 182 दिन से अधिक, 182 दिन से अधिक, लगभग 3 छक 18 होता है, 3 छक 18, 180 दिन मतलब 182 दिन, लगभग 6 महीने, 6 महीने से अधिक विदेश में रह रहा है, तो क्या होगा, एनआरआई होगा। क्या होगा, एनआरआई होगा। उसे ही कहते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय नागरिक। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके गांव का कोई व्यक्ति जो गया है सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, मतलब कुवैत, जो भी जहां भी जाता है, कनाडा जाता है, यूएसए जाता है, फ्रांस जाता है, जहां भी जाता है व्यक्ति, अल्जीरिया जाता है, ट्यूनीशिया जाता है, जहां भी, इंडोनेशिया जाएगा, जितने भी जगह जाएगा, अगर वो 6 महीने से बेसी रह रहा है, चाहे पढ़ने के लिए गया है, चाहे जो भी कुछ करने के लिए गया है, अगर वो 6 महीने से भारत का नागरिक है और 6 महीने से बेसी अधिक
विदेश में रह रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो एनआरआई के अंतर्गत आएगा। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये लोग क्या है, ये लोग एनआरआई के तहत गए थे, ये लोग एनआरआई के तहत ही गए थे। लेकिन क्या किया, जैसे होता क्या था, जैसे ये जो एनआरआई है ये लोगों ने बहुत सहायता किया हमारी। 1998 में जब 14 मई 1998 को जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया, 13 मई शायद, क्या 13 या 14, देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, मई, इसको मत लिखिए ना, मई 1998 में, समझा नहीं, मई 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया तो भारत पे अमेरिका ने क्या लिखा, युक्त प्रतिबंध लगा दिया, न कोई भारत से विदेशी व्यापार करेगा, न कुछ होगा, एकदम पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, शायद वही प्रधानमंत्री थे 1998 के समय अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उन्हीं के समय में ये परीक्षण हुआ, वही प्रधानमंत्री थे। लेकिन कुछ दिन बाद अमेरिका ने इस पे क्या हुआ, प्रतिबंध लगा दिया भारत पर, और भारत ने प्रतिबंध लगा दिया, भारत से कोई व्यापार नहीं कर रहा है, न कोई कुछ खरीद रहा है, न कुछ कर रहा है। तो उस समय 55 लाख भारतीय हमारे जो थे, वो 55 लाख भारतीय विदेशों में रहते थे। तो वो कमाएंगे तो वो पैसा देंगे कि वो भी रख लेंगे आप, वो तो पैसा देंगे ना, वो पैसा देंगे कि नहीं देंगे आप, ये बताइए। ये 55 लाख जो है इन्होंने हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मतलब संभाल ली थी, और उसी समय पाकिस्तान में परीक्षण किया था, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब गई, पूरी तरह उसकी अर्थव्यवस्था डूब गई। लेकिन ये भारत के 55 लाख लोगों ने भारत की क्या है जो उन्होंने संभाल लिया। अब क्या करता है, जैसे मान लीजिए सुंदर पिचाई गए हैं, अभी सबसे पहले गए तो जो 50,000, 60,000, 1 लाख कमाते थे महीने, तो इनको क्या है कि एनआरआई के रूप में गए थे लोग कमाने वहां पे। लेकिन अब क्या है कि उनको करोड़ों में पैसा मिल रहा है, तो अमेरिका कहता है कि नहीं हमारे यहाँ रह जाइए, तो हमारे यहाँ रह जाइए। तो अब क्या होता है कि अब ये जो हमारे भारत के ये जो नागरिक हैं, ये नागरिक हैं, ये जो नागरिक है एनआरआई, अब भारत सरकार सोचने लगी रे अब ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है मामला, हम पढ़ा रहे हैं, हम लिखा रहे हैं, हम जीनियस बना रहे हैं, जानकार बच्चों को हम बना रहे हैं, ये ले जाके अपने काम करा रहा है, अपने यहाँ निवासी बना रहा है अमेरिका। अब हुआ क्या, अब इसी पे सन 2005 में क्या हुआ, सन 2005 में एक ओसीआई कार्ड जारी किया गया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है इसको, जैसे समुद्र पारी नागरिक से कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के लिए नहीं था, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लिए सब नहीं था, ये अमेरिका बड़े बड़े देशों, कनाडा, उधर ब्रिटेन के लिए था ये ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारी नागरिक, समुद्र पारी नागरिक। ये जो है 2005 में ये नियम बनाया गया था, 2005 में ये नियम बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था, जैसे इस समय कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आता है अमेरिका का, तो उसको वीजा, अपने देश का वो पासपोर्ट लेगा, लेकिन हमारे भारत में वीजा लेकर आएगा, हमारे भारत में वीजा लेकर आएगा, वीजा लेकर आएगा, फिर अगर यहाँ पे उतरेगा तो वीजा दिखाएगा, फिर उसको जो सिम कार्ड दिया जाता है, विदेशी का सिम कार्ड दिया जाता है कि कहाँ कहाँ है, कैसे घूम रहा है, उसको ट्रेस करने में आसानी हो। वो अपने देश का करेंसी लाता है तो उसको करेंसी चेंज करके दिया जाता है कि आप जैसे अमेरिका का रहेगा तो वहां के जॉर्ज वाशिंगटन का उनके करेंसी पे रहता है उनका, तो वहां का रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा तो जिन्ना रहेंगे, तो जो भी रहता है वो चेंज होता है। तो ये जो चेंज होता है, तो क्यों चेंज होता है, इसलिए चेंज होता है मतलब यहाँ की करेंसी के रूप में यहाँ की करेंसी चलाई गई। तो अब ये जो एनआरआई लोग थे, अब भारत सरकार सोची कि हमारे कमाने वाले लोग पहले जो पैसा भेजते थे, अभी अमेरिका अपने यहाँ ले रहा है, उन लोगों को निवासी बना ले रहा है अपने यहाँ का, अभी लोग पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। और ये लोग इतने अमीर होते हैं, आप सोचिए, ये जो है सुंदर पिचाई जो है, या सत्या नडेला है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल के हैं सीईओ हैं, तो सुंदर पिचाई को 13 से 14 करोड़ रुपए महीने मिलते हैं, शायद 13 से 14 करोड़ रुपए पाता है सुंदर पिचाई। आप सोचिए 13 से 14 करोड़, सत्या नडेला भी लगभग 8, 9, 10 करोड़ पाता होगा, उतना ही पाता होगा, माइक्रोसॉफ्ट में है। तो
2005 में ये भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि जो ओसीआई हैं वो भारत में आएंगे, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, उनको वीजा की जरूरत ही नहीं है। समझा है कि नहीं? उनको वीजा की जरूरत ही नहीं है, उनको वीजा की जरूरत नहीं है। आप बिना वीजा ये जहां मन करा जैसे घूमना हो वैसे घूमिए, जैसे मन करा वैसे गाड़ी चलाइए, जैसे एक भारत के नागरिक की तरह आपको व्यवहार किया जाएगा। आपको साथ जो भारत के नागरिक हैं उस तरह आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, लेकिन आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। यहाँ के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यार, यहाँ पे ना वोट दे सकते हैं। समझ रहे नहीं? समझ रहे? अगर आपको चुनाव लड़ना वोट देना है तो आपके पास यहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए कि नहीं, पहचान पत्र होना चाहिए कि नहीं, पैन कार्ड होना चाहिए कि नहीं, तो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा यहाँ का। लेकिन हर जो एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है वही मिलेगी आपको। समझा है नहीं? आप यहाँ पे किसी देश के हमारे विरुद्ध बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन ए टू जेड और जितनी व्यवस्था मिलती है जैसे मन। देखिए क्या बता रहे थे कि ये जो चुनाव है और वोट जो है, आप चुनाव और वोट क्या है, नहीं ना चुनाव लड़ सकते ना यहाँ पर वोट दे सकते हैं। और इसलिए इन लोगों को क्या गया था कि जो एनआरआई है, इन लोगों को जब अमेरिका अपने यहाँ शिफ्ट कर लेता था ना, तो भारत सरकार ने इन चीजों को देखते हुए इन चीजों को क्या किया, अपने यहाँ मतलब ऐसा नियम बनाया भारत सरकार ने। समझ में आ रहा है नहीं? ये जो नियम था ये 2005 में बना था, पहले भी बताए हैं, अभी थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था। तो ये जो है 2005 में बनाए थे, ये जो 2005 में बना था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया, सम भारतीय समुद्र पारी नागरिक। ये किस लिए? ये इनके लिए बनाया था। इससे पहले एक पीआईओ वाला बना था 2002 में। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि जो एनआरआई है इससे कनेक्ट करना था, इसको जो कनेक्ट करना था, इसलिए हम बता रहे थे। समझ में आ रहा है नहीं? इसलिए हम बता रहे थे, इसलिए इसको बताने की वजह से हमको ये पहले बताना पड़ा। तो ये जो है आप जो है ओसीआई, ये जो एनआरआई है ना, इनको 2011 में चुनाव में वोट देने का भाग्य मतलब बनाया गया है। 2011 में इनको फॉर्म 6 से आता है, फॉर्म 6 के तहत इनको भी हमारे देश में वोट देने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये रहते ही नहीं जाते हैं। समझा रहे नहीं? तो 2011 में इनको जो है वोट मतलब देने का अधिकार दिया गया है 6 के तहत। ये जो है चुनाव मतलब चुनाव में वोट देंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ने वोट देने का अधिकार है। समझा है कि नहीं? और जो ओसीआई है ये इनको वोट देने का अधिकार नहीं, चुनाव नहीं, लेकिन और सब कुछ ये नहीं, चुनाव लड़ेंगे ना वोट देंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन और जो सब कुछ है सब कुछ घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे आएंगे, विदाउट वीजा आएंगे। विदाउट वीजा इनको आना है, हर चीज आपको बताई दी है हम कि बिना वीजा इनको यहाँ पे आना रहता है, चाहे जहां मन करे वहां घूमे। जैसे अब सुंदर पिचाई आएगा, सुंदर पिचाई जी आएंगे तो क्या बिना सब कुछ, लेकिन सिक्योरिटी भाई उतनी उनको दी गई है। हम बता रहे हैं कि सिक्योरिटी वही रहती, कहाँ घूमने का कोई घूमने का कहाँ किसी के पास फुर्सत है जी कि घूमेगा आके इतना बड़े बड़े जगह, थोड़ा सा हल्का से चले जाते हैं सब लोग। अब एक सिंघवी समिति थी, उसी के तहत एक बनाया गया था, सिंघवी समिति थी, सिंघवी समिति, सिंघवी क्या थी समिति थी। तो सन 2002 में पीआईयू बनाया गया इसी समिति के तहत। पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल इसलिए कहा जाता है, जैसे कमला हैरिस है, क्या है, उन्हें क्या कहता है, भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति है। कल्पना चावला थी भारतीय मूल की वैज्ञानिक थी, कहा जाता है कि नहीं, ऐसा सुनते हैं कि नहीं? तो उनको इसके तहत 2002 में हमारी सरकार ने ये उनके लिए मतलब उनके लिए एक ऐसा प्रावधान किया, तो जो ओसीआई को मिलता है वो ओसीआई को मतलब वीजा नहीं लाना पड़ता था, वीजा नहीं लाना था, यहाँ भारत का वीजा नहीं ले सकते थे, नहीं लाते थे, तो उनको विदाउट वीजा भारत में वो घूम सकते थे। लेकिन उनको हर मतलब जहां भी जैसे जगह चेंज करते थे तो FRRO इसके तहत जहां भी रहते थे वहां पे थाने में क्या अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती थी कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या है इसके तहत ये जो पीआईओ है उनको ये मतलब करवाना पड़ता था कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। समझा रहे नहीं? ये उपस्थित, ये बार बार आपको थाने में जाना पड़ता था, लेकिन
वो जो ओसीआई है उसको कहीं नहीं जाना पड़ता था, वो एकदम छूटा था, चाहे जहां मन करता तहाँ घूमे। समझ में नहीं, जैसे भारत का नागरिक है, चाहे जहां मन कर कोई कहीं जाना पड़ता, कराना पड़ता है कुछ नहीं, लेकिन ये 2000 इनके लिए ये कराना पड़ता था भाई, इनकी जानकारी लेके नहीं कराना पड़ता था। समझ रहा है नहीं? तो ये जो इनके तहत अभी ये जो है पीआईओ में इतना है, समझ रहा है नहीं? लेकिन फिर बाद में सन 2015 क्या हुआ, बाद में जो था सन 2015 में क्या हुआ, ओसीआई प्लस पीआईओ को क्या हुआ, मर्ज कर दिया गया। समझ में आ रहा है नहीं? अब इसको भी FRO में